अंग्रेजन बहू ने खिलाया 5 बेटियों को नवरात्रि। राजवीर पढ़ाई के लिए न्यूयॉर्क जाता है, जहां उसकी मुलाकात अंग्रेजन अलीना से होती है और उससे शादी करके वो घर आ जाता है। चौखट पर कविता अपने बेटे को अंग्रेजन के साथ देखकर कहती है, राजवीर बेटा, ये तूने क्या किया? मैंने तेरी शादी के कितने अरमान देखे थे और तू अंग्रेजन बहू को अपनी पत्नी बना कर ले आया। मुझे ये मंजूर नहीं है। इस गोरी बहू को मेरी भाषा कुछ समझ नहीं आएगी। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मुझे आपकी भाषा समझ आ रही है और आपको भी मेरी आ जाएगी। अपनी अंग्रेजन बहू के मुंह से हिंदी सुनकर कविता को ताज्जुब होता है और वो खुशी खुशी अपनी बहू को स्वीकार कर उसका गृह प्रवेश करती है। शादी के अगले दिन अलीना साड़ी पहनकर जब सास के सामने आती है तो उसकी साड़ी सही से नहीं बंधी थी और ना वो चल पा रही थी। ये देखकर कविता कहती है, अरे मेरी प्यारी बहू, मैं जानती हूँ तूने हमारा देश, हमारे तरीके अपना लिए हैं, यहाँ तक की बोली भी। लेकिन अगर तू इन कपड़ों में ठीक महसूस नहीं कर रही है तो जबरदस्ती मत कर। तेरा जो मन करे तू वो पहन ले। पर माँ जी, आप तो जानती है ना, हमारे वहाँ छोटे कपड़े पहने जाते थे और यहाँ के लोगों को ये पसंद नहीं है। बात तो तूने बिल्कुल ठीक कही। तो तू ऐसा कर, कुछ ऐसा पहन जिससे बाहर के लोगों को तकलीफ ना हो और तेरे कपड़े इतने छोटे भी ना हो और तू आरामदायक भी महसूस करे। थैंक यू माँ जी। थैंक यू बहू। अरे माँ जी, थैंक यू नहीं, आप वेलकम बोलिए। अच्छा, वेलकम वेलकम बहू। वाह माँ जी, आप तो एक बार में सीख लिया। माँ जी, मैंने पनीर के पकौड़े बनाकर लाती हूँ। ठीक है बहू, पर कपड़े बदल कर। कविता की बात सुनकर अलीना कंफर्टेबल कपड़े पहनकर रसोई में पकौड़े बनाने लगती है, फिर उन दोनों को खिलाती है। वक्त गुजरता है, सास की बात सुनकर अलीना अपनी मर्जी के कपड़े पहनती है, मगर आसपास के लोगों को यह सब पसंद नहीं आता। वो वैसे भी अंग्रेजन बहू के नाम से चिढ़े हुए थे। उन लोगों को अलीना के बोलने और कपड़े पहनने का तरीका दोनों ही पसंद नहीं आता। वहीं 2 साल बीत जाते हैं। अलीना को बच्चे शुरू से ही पसंद थे। वो अपने बच्चे के इंतजार में थी, जो कि उसे मां बनने का सुख मिलता नहीं है। एक दिन अपनी सास के साथ वो पार्क में आई थी। खेलते हुए बच्चों को देखकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं। तभी सास उसके हाथ पर हाथ रखकर कहती है, बहू तू चिंता मत कर, तेरी भी खाली गोद भर जाएगी। डॉक्टरों की बातों का बुरा मत मान, तू बस भगवान पर भरोसा रख। वो जरूर तेरी झोली भरेंगे, वो जरूर मुझे पोते पोती का सुख देंगे। माँ जी, आप जानती हैं ना मुझे बेबीज कितने पसंद हैं, पर गॉड मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आई वॉन्ट बेबी। अच्छा सुन, दुर्गा माँ का एक बहुत प्राचीन मंदिर है और सुना है जो वहाँ जाता है उनकी मन्नत पूरी हो जाती है। हम वहाँ चलते हैं। जी माँ जी। कविता उसे सहानुभूति देती है। अगले दिन दोनों दुर्गा माँ के मंदिर जाते हैं, जहां अलीना माता रानी के सामने अपनी अरदास लगाती है। तभी पंडित जी उसके दुख की पीड़ा को जानकर कहते हैं, बेटी, कल से माता रानी के 9 दिन शुरू हैं, यानी कि नवरात्रि। इन 9 दिन तुम उनकी सेवा करो, उपवास करो, देखना तुम्हारी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। और हाँ, 9 छोटी कन्याओं को भोजन खिलाना। अरे मैं तो भूल गई, कल से नवरात्रि हैं। कल से नवरात्रि हैं तो मैं कल से व्रत रखूंगी, माता रानी की सेवा करूंगी। शुक्रिया पंडित जी मुझे रास्ता दिखाने के लिए। ये कहकर सास बहू मंदिर से लौटते वक्त माता रानी के पूजन का सामान ले लेती हैं। फिर घर की साफ सफाई करके अगले दिन माता रानी की चौकी की स्थापना करती हैं। फिर सास आरती गाती है और बहू आरती करती है। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय अम्बे गौरी, श्री नव दुर्गे मैया की जय। हे माता रानी, मेरी गोद भर देना। अलीना, निराश मत हो। माता रानी कभी किसी की इच्छा अधूरी नहीं छोड़ती। वो अपने भक्तों की परीक्षा देखती हैं। अरे सब्र करो। जी बिल्कुल। ये कहकर अलीना प्रसाद बांटती है तो कोई उसके हाथ से प्रसाद नहीं लेता। तभी अलीना कहती है, आप प्रसाद को मना क्यों कर रही हैं? प्रसाद को कभी मना नहीं करना चाहिए।
अब तुम मत बताओ हमें क्या करना है क्या नहीं। मैं भी जानती हूँ प्रसाद मना नहीं करना चाहिए, पर तुम्हारे हाथ से हमें प्रसाद लेने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जैसी आपकी श्रद्धा आंटी जी। पता नहीं मुझसे क्या गलती हुई है कि आप ऐसे बात कर रही हैं। खैर, कोई भूल चूक हुई हो तो माफ करना। ये कहकर अलीना घर आ जाती है। श्रद्धा भक्ति के साथ माता रानी के पूरे 9 दिन भूखी प्यासी रहकर वो व्रत रखती है। भले ही वो एक अंग्रेजन हो, बाहर के देश में पड़ी बड़ी हो, लेकिन उसने बड़ी श्रद्धा के साथ माता रानी का व्रत किया। और 9वें दिन उसकी सास कविता कहती है, बहू, उन बच्चों को खाना खिलाने के लिए पूरी सब्जी बना ली? हाँ माँ जी, सब तैयार कर लिया, अब बस कन्याओं को लेकर आना है। अलीना, देखो मैं 9 कन्याओं को देने के लिए क्या लेकर आया हूँ। छोटे छोटे उपहार, हेयर बैंड, ज्योमेट्री बॉक्स, बॉबी डॉल। छोटी कन्याओं को ये सब बहुत पसंद है। अरे वाह राजवीर, आप तो बहुत अच्छा तोहफा लाए हैं बच्चों के लिए। बच्चे तो खुश हो जाएंगे। इतना कहकर अलीना कन्याओं को बुलाने के लिए आस पड़ोस में आती है, जहां पहले की तरह कुछ औरतें उसे धुतकार देती हैं। फिर अलीना उन्हें समझाती है, भाई साहब, आंटी जी, अपनी बेटी को प्लीज हमारे घर कंचिका के लिए भेज दीजिए। मुझे कन्या पूजन करना है। अरे एक बार हमने तुमसे कह दिया तो कह दिया, बार बार मत बोला करो। हमें तुम्हारे घर अपनी बेटी को नहीं भेजना। तुम्हें न कपड़े पहनने का सलीका, ना ही बात करने का सही ढंग है। तुम जैसे अंग्रेजन की परछाई हमारे बच्चों पर पड़ गई तो क्या असर होगा? वो भी कहेंगे कि हमें विदेश जाना है, छोटे कपड़े पहनने हैं, और हम ठहरे गरीब लोग अपने बच्चों को ये सब नहीं दे सकते। आपने बिल्कुल ठीक कहा भाई साहब, ये तो समझती नहीं है। हम अपनी बेटियों को किसी और के घर भेज देंगे, लेकिन इस अंग्रेजन के घर नहीं। वो रोते हुए आगे बढ़ती है तो एक बुढ़िया उससे कहती है, अरे बेटी, रो मत। मैंने सारी बातें सुनी जो उन लोगों ने तुमसे कहा। मेरी पोती ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, तो उसको ले जा, और उसकी सहेलियों को भी। जा राधा बेटा। ठीक है दादी। सोनाक्षी, मोनी, राधिका, माया, तुम भी आ जाओ, मेरे साथ चलो। तभी वो 5 बच्चियां एकत्रित हो जाती हैं, जिसे देखकर अलीना कहती है, ये तो सिर्फ 5 बच्चियां हैं, मुझे तो 9 कन्या चाहिए, पर कोई मुझे दे ही नहीं रहा 9 कन्या। बेटा, तुम सच्चे दिल से 5 बच्चों को भी भोजन करा दोगी तो देवी माँ प्रसन्न हो जाएंगी। बाकी की 4 कन्याओं को तुम मंदिर जाकर आलू पूरी दे देना, तुम्हारी 9 कन्या पूरी हो जाएंगी। शुक्रिया अम्मा। चलो बच्चों, मेरे साथ मेरे घर चलो। ऐसा कहकर अलीना अपने साथ उन 5 बच्चियों को अपने घर ले आती है। उनके पैर धोती है, टीका लगाती है, चुनरी उड़ाती है। सभी परिवारजन दुर्गा माँ की आरती करते हैं। उन्हें भोग लगाने के बाद वो 5 कन्याओं को खाना परोस देती है। फिर राजवीर उन्हें तोहफे दे देता है। तभी बच्चियां खुश होकर कहती हैं, अरे अंकल आंटी, ये तो बहुत अच्छा गिफ्ट है। कब से मुझे ये बार्बी डॉल चाहिए थी, आपने दे दिया। अब मैं अपनी सहेलियों के साथ इससे खेलूंगी। ये लो बच्चों, ज्योमेट्री भी ले लो, आपको पढ़ाई भी करनी है, ठीक है? ठीक है अंकल आंटी। और हलवा पूरी रखा है, ले लो। ठीक है, मुझे और खाना दे दो, बहुत भूख लगी है, और खाना भी बहुत अच्छा है। ऐसा कहकर कविता बच्चों को खाना परोस देती है, जिसके बाद वो खाकर चले जाते हैं। फिर अलीना अपनी सास के साथ 4 कन्याओं का खाना लेकर मंदिर के बाहर जाती है, जहां उसे 4 कन्या मिल जाती हैं और उन्हें वो बिठाकर खाना खिला देती हैं। साथ ही उन्हें तोहफा देती हैं, उनके पैर छूती हैं। माता रानी के दर्शन करके जब वो घर जाती हैं तो बेहोश हो जाती है, जहां डॉक्टर आकर बताता है कि अलीना गर्भवती है। यह सुनकर राजवीर और कविता खुशी से झूम उठते हैं। वहीं अलीना के पास माता रानी आकर कहती हैं, पुत्री अलीना, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम 9 दिन तक भूखी प्यासी रही और कन्या पूजन किया, इसलिए वरदान स्वरूप मैं तुम्हारी बेटी बनकर जन्म लूंगी। सच माता रानी, मेरे तो भाग्य ही खुल गए कि आपको अपनी बेटी के स्वरूप में पाऊंगी। आपका कोटि कोटि प्रणाम दुर्गा मैया। इतना कहकर माता रानी अंतर्ध्यान हो जाती है और अलीना सपने से उठकर राजवीर के गले लग जाती है। अलीना, तुम माँ बनने वाली हो, डॉक्टर ने बताया। मैं जानती हूँ राजवीर, और पता है माता रानी ने मेरे सपने में आकर कहा कि वो मेरी बेटी बनकर जन्म लेंगी।
माता रानी ने आज के दिन अपने साक्षात दर्शन तुम्हें दे दिए, ये तो बहुत अच्छा संकेत है बहू। इस तरह माता रानी के आशीर्वाद से अलीना की झोली भर जाती है और वो 9 महीने बाद एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है, जिसका नाम अंबिका रखती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। इसलिए दोस्तों, कभी भी हमें मन छोटा नहीं करना चाहिए। माता रानी पर अपना विश्वास सदैव बनाए रखिए, वो हमारी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगी। अरे मेरा बेटा विदेश में रहता है, विदेश में, और पता है विदेश में वह कितना कमाता है। तुम बताओ बहन, कितना कमाता है तुम्हारा बेटा? इतना कमाता है कि जितना तुम पूरे साल भर में कमाते हो। और उसकी शादी मैं ऐसी लड़की से करूंगी कि पूरा गांव देखता ही रह जाएगा। तुम्हारी बेटी मेरे बेटे के लायक ही नहीं है। अरे लता बहन, इतनी लंबी लंबी क्यों हाँक रही हो? अरे वो तो वक्त बताएगा ना कि तुम्हारा बेटा कैसी लड़की से शादी करेगा और कितना कमा कर उसे खिला पाएगा। अरे पूरा मोहल्ला जानता है कि तुम्हारा बेटा कितना निकम्मा है। हम में से कोई भी नहीं चाहता कि हमारी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से हो। दुर्गेश्वरी इतना कहती ही है कि तभी मिथुन हाथ में बैग लिए एक अंग्रेजन के साथ चला आ रहा होता है। अरे देखो जरा, मिथुन आ गया। देखो बहन, तुम्हारा लाडला सुपुत्र किसी अंग्रेजन छोटे कपड़े पहने लड़की के साथ आ रहा है। हे भगवान, इसका तो चरित्र ही खराब है, चरित्रहीन है बेचारा। देखो अब तुम सबका कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तुम जाओ, यहाँ से चली जाओ, मैं अपने बेटे से मिल लूं। कितने सालों बाद आया है मेरा बेटा। मिथुन जैसे ही अपनी माँ को देखता है, वो उसके पैर छूता है, जिसके बाद उसकी माँ उससे कहती है, अरे मेरा बेटा, कितने सालों बाद मैं तुझे देख रही हूँ। तू विदेश गया था तो कुछ महीने तक तो तूने मुझे पैसे भिजवा दिए थे, लेकिन इतने सालों से तूने मुझे एक फूटी कौड़ी तक नहीं भिजवाई। क्या तुझे जरा भी शर्म नहीं आई अपनी माँ के लिए? अरे माँ, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं बहुत बुरा फंस गया था। ये सारी बातें मैं तुम्हें घर पहुंचकर बताऊंगा। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो, और ये औरतें क्या बुराइयां कर रही थी मेरे बारे में? तभी वहां गंगा आती है और मिथुन को देखकर हंसते हुए कहती है, यही कि मिथुन कितना लाचार, बेबस और कामचोर निकम्मा है। अरे गंगा की बच्ची तू यहाँ देखो, माँ गंगा कितनी बड़ी हो गई है। मैं तो क्या, तू भी तो बड़ा हो गया है। और ये विलायती लड़की कहाँ से उठा कर ले आया? अरे हाँ, चलो मैं तुम्हें इससे मिलाता हूँ। ये मेरी पत्नी मैडी है। ये कैसा नाम है? मैंने मैगी तो सुना था, लेकिन मेडी नाम भी हो सकता है, ये मैंने कभी नहीं सोचा। मैगी मेडी कितना मिलता जुलता सा है। ये सुनते ही वहां खड़ी सारी औरतें और गंगा जोर जोर से खिलखिला पड़ती हैं। सही कहा पार्वती बहन, तुम्हारा बेटा तो सच में ऐसी बहू लेकर आया जो पूरे गांव में किसी की नहीं होगी। हाँ हाँ, पूरी विलायती बहू लेकर आया है। मैं विलायती हूँ तो क्या हुआ, लेकिन मुझे हिंदी आता है। मैडी के ये कहने पर भी सभी औरतें उसे देखकर हंसने लगती हैं, जिसके बाद बेचारी मैडी को बहुत बुरा लगता है। मिथुन जी, चलो यहाँ से चलते हैं, इनको हमारी बात समझ नहीं आती है। मिथुन मैडी और अपनी माँ को लेकर अपने घर में आ जाता है, जिसके बाद पार्वती उससे 100 सवाल करने लगती है, जिसके चलते मिथुन अपनी पूरी कहानी बताता है। माँ, मैं विदेश चला तो गया था, लेकिन मुझे बाहर कोई नौकरी नहीं मिली। मुश्किल से एक नौकरी मिली थी, जिसके चलते मैं आपको पैसे भिजवाने लगा, लेकिन मैं गलती से कुछ गुंडों के हाथ पड़ गया। उनके लिए मुझे गलत काम करना पड़ा। वहां पर ये मैडी फंसी हुई थी, मैंने इसकी मदद की और किसी तरह हम दोनों इंडिया वापस आ गए। अरे बेटा, ये तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ, लेकिन चल कोई बात नहीं, जो हुआ उसे भूल जा। अब तू अपनी जिंदगी नए सिरे से इस गांव से शुरू कर। पार्वती की बात सुनने के बाद मिथुन अपने पहले की तरह जंगलों से लकड़ी काटकर उन लकड़ियों का फर्नीचर बनाकर बेचना शुरू कर देता है। एक दिन मैडी गर्मी में प्यास से मरी जा रही थी कि तभी वो मिथुन से कहती है, हमको बहुत प्यास लगता है, तुम हमारे लिए एक फ्रिज ले आओ, हम उसमें ठंडा पानी पिएगा। हाँ मेरी विलायती पत्नी, मैं तुम्हारे लिए कोहिनूर का हीरा ले आऊं। तुम फ्रिज की बात कर रही हो? हाँ। मिथुन की बात सुनकर मैडी भी बहुत खुश होती है, लेकिन मिथुन मन ही मन सोचता है, हे भगवान, अब इस विलायती छोरी को मैं फ्रिज कहां से ला कर दूं? एक काम करता हूं, आज जंगलों में से जाकर लकड़ियां तोड़कर लाऊंगा और उनसे एक अच्छा सा फ्रिज बनाऊंगा। मिथुन ऐसा सोचकर जंगलों में पहुंच जाता है, जहां उसे एक बहुत ही खूबसूरत पेड़ दिखाई देता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत पेड़ है, एक काम करता हूं, इसी को काट देता हूं। मिथुन अपनी आरी लेकर पेड़ को काटने ही जा रहा था कि तभी पेड़ मिथुन से कहता है,
मत काटो मुझे, मत काटो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे मुझे काट दोगे तो तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। पेड़ को बात करते हुए देख मिथुन अचंभित रह जाता है। अरे तुम बोल सकते हो? मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि पेड़ भी कभी बात कर सकते हैं। मैं कोई मामूली पेड़ नहीं, बल्कि मेरे अंदर भी कृष्ण का वास है, इसलिए मैं एक जादुई पेड़ हूँ। अगर तुम मुझे काट दोगे तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम्हें मैं एक जादुई लकड़ी दूंगा, जिससे तुम जो भी बनाओगे वो जादुई हो जाएगा। पेड़ की बात सुनकर मिथुन उसे न काटने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद पेड़ उसे एक जादुई लकड़ी देता है। मिथुन उस लकड़ी को अपने साथ घर ले आता है और उस लकड़ी से फ्रिज बना देता है, जिसके बाद वो अपनी पत्नी मैडी को बुलाता है। अरे मैडी, कहाँ हो तुम? देखो मैंने तुम्हारे लिए एक लकड़ी का फ्रिज बनाया है। मैडी मिथुन के बुलाने पर उसके पास जाती है और लकड़ी का फ्रिज देखकर कहती है, यह क्या बनाया है आपने? अरे हमने कहा था कि आपको एक फ्रिज लाना है, ये लकड़ी का फ्रिज लेकर मैं क्या करूंगी? आपको तो मेरी बात भी समझ नहीं आती। तभी जादुई फ्रिज बोल पड़ता है, ओए सुनिए, मैं कोई मामूली फ्रिज नहीं हूँ, मैं तो एक जादुई फ्रिज हूँ, क्योंकि मैं जादुई लकड़ियों से बना हूँ। फ्रिज को बात करते हुए देख मैडी भी हैरान रह जाती है। अरे ये क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आता, तुम मुझे कुछ समझाओगे? मिथुन जादुई पेड़ की पूरी कहानी मैडी को बताता है, जिसके बाद जादुई फ्रिज कहता है, ओए सोनिए, डरती क्यों है? मैं तेरी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। अरे सबसे बड़ी बात तो, जो भी तू मेरे फ्रिज में रखेगी वो सब 10 गुना बढ़ जाएगा। अच्छा ऐसी बात है तो रुको, मैं तुम्हारे अंदर कुछ पैसे रखती हूँ और उसके बाद देखूंगी कि वह 10 गुना बढ़ेंगे या नहीं। मैडी ऐसा कहने के बाद फ्रिज के अंदर कुछ पैसे रख देती है और कुछ देर बाद फ्रिज खोलकर देखती है तो वो सारे पैसे 10 गुना बढ़ जाते हैं, जिसे देखते ही मैडी हैरान रह जाती है। अरे बाप रे बाप, ये क्या? ये तो सच में जादुई फ्रिज है, यकीन नहीं होता। ओए सोनिए, अब तो मेरे ऊपर यकीन कर ले, अब तो मान ले कि मैं एक जादुई फ्रिज हूँ। जादुई फ्रिज की बात सुनकर मैडी हंसने लगती है, जिसके बाद वो दोनों इसके बारे में अपनी माँ पार्वती को बताते हैं। ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ कर ही देता है। अरे मेरी बहू, जब से तू घर में आई है हमारे तो भाग्य खुल गए हैं। उस दिन के बाद से उन्हें जब भी पैसों की जरूरत पड़ती तो वो जादुई फ्रिज के अंदर पैसे रखते, जिसके बाद वो सारे पैसे 10 गुना बढ़ जाते। धीरे धीरे उनकी परेशानियां दूर हो जाती हैं और वो सभी गरीब से अमीर हो जाते हैं, जिसके बाद पार्वती बहुत खुश होती है और वो गांव वाली औरतों के मुंह बंद हो जाते हैं।